स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओम ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं। उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से इस क्लास को देखेंगे और इसकी बातों को सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध, वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है, हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समूचे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग इस समय सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं को हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने स्पेशल क्लासेस के रूप में रखा हुआ है और कुछ जो क्लासेस हैं वो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के कोर्स के अनुरूप है। तो सेमेस्टर 3
मोर ओवर खत्म होने वाला है, उसके 2-3 केवल बाकी है चैप्टर्स, और अधिकांश चैप्टर समाप्त हो गए हैं। सेमेस्टर 4 के कुछ क्लासेस अभी बाकी हैं, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम 30 नवंबर तक पूरा कर दें, और अगर आवश्यकता पड़ी तो 1-2 क्लासेस और। सेमेस्टर 4 में कुछ चीजें हैं जिन पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। वो है अध्याय 8, जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का है, चरक 2 का अध्याय 8, उस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, ताकि उसकी जो कंसेप्ट है उसका वो सब लोगों को मालूम हो जाए। इसके अलावा हम लोग नर्वस सिस्टम, जो हमारा सेमेस्टर 3 का कोर्स था, और सेमेस्टर 4 में भी हमारा बीएचबी का पूरी किताब है, यानी सेमेस्टर 4 और 3 का वो कोर्स है, तो उस पर नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम जो है सबका कंट्रोलिंग सिस्टम है, पूरे शरीर की बॉडी का, पूरे शरीर का कंट्रोलिंग सिस्टम है, इसलिए हम लोग उस पर अधिक विचार कर रहे हैं और अधिक विस्तार से उस पर जा रहे हैं, ताकि उसको हम लोग समझ लें तो हम लोगों को ट्रीटमेंट में आसानी होगी। इसीलिए हम लोगों का ये सेमेस्टर 4 जो है वो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और सेमेस्टर 3 भी थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं पतंजलि पर। हम लोग चर्चा कर रहे थे, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था चक्रों के बारे में, कि चक्र क्या है। तो चक्र को बिल्कुल नर्वस सिस्टम की तरह माना गया था, और ये समझो कि एंडोक्राइन सिस्टम के समतुल्य माना गया था। और एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी को, दोनों मोर और लेस इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन दोनों का जो चक्र है हमारा हाइपोथैलेमस, वो दोनों का कंट्रोलर के रूप में है। तो हम लोग इसी को बात कर रहे थे कि जो प्रोफेसर पार्क जी ने जो कंसेप्ट लिया, उसमें उन्होंने ये लिया कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमारी जो एक ऋतुओं के अनुसार है, 3-3 महीने 4-4 महीने का जो चक्र है उसके हिसाब से। दूसरा उन्होंने कहा, जो ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम में कहा गया था कि हमारा पूरा सिस्टम जो 24 घंटे में जो हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो आती है और वो हमारे शरीर में प्रविष्ट होती है। तो इन दो अवधारणाओं को के आधार पर प्रोफेसर पार्क जी ने जो कंसेप्ट दिया था, उसी कंसेप्ट को इसमें योग दर्शन, इस पतंजलि योग दर्शन में रखा गया है। तो इस किताब में तो उसका अर्थ ये है कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, देखिए जो 3-3 महीने की ऊर्जा है, 3-3 4-4 महीने की ऊर्जा है जो हमारी ऋतु के अनुसार है, वो कैसे आती है। तो हम लोगों ने कहा था, चाइनीज सिस्टम में कहा था कि बाहरी जो है हमारा एक भौतिक शरीर है जो है, उसके एक बाहर एक हमारा पराभौतिक सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर है। तो इस अवधारणा को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यानी इनटेक ऑफ कॉस्मिक एनर्जी अगर सीजन के दौरान आएगी तो वो सबसे पहले एक्सटर्नल चक्र में आएगी। ये चक्र का कंसेप्ट प्रोफेसर पार्क जी का है। तो एक्सटर्नल चक्र में आएगी सबसे पहले, बाहरी उसमें आएगी, और बाहरी चक्र से फिर सिस्टम बताया था। चाइनीज ट्रेडिशन, चाइनीज मेडिसिन ने कहा था कि वर्चुअली क्या है, उन्होंने कहा था कि ये ऊर्जा मेरिडियन के माध्यम से आएगी शरीर में। तो ये मेरिडियन के माध्यम से, यानी एक्सटर्नल चक्र में जो आई बाहरी शरीर में, वो मेरिडियन के अंदर, मेरिडियन के माध्यम से गई शरीर के अंदर, और फिर वो इंटरनल चक्र में चली गई। अब इंटरनल चक्र से क्या हुआ, इंटरनल चक्र में गई, अब अल्टीमेटली वो कोर मेरिडियन में गई। ये कोर मेरिडियन कंसेप्ट जो है प्रोफेसर पार्क जीवू का है, और ये इसको इस तरह समझें कि अगर हम योग दर्शन की बात कर रहे होते तो हम लोग इसको कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी, कोई हम मूलाधार, इन सब की जो कंसेप्ट है, जो ओरिजिनल कंसेप्ट है, उन पर हम लोग कहते हैं कि कोर मेरिडियंस वहीं पर है। यानी हम लोग बाहर से ऊर्जा जो कोर कॉस्मिक एनर्जी आ रही है वो हमारी बाहरी चक्र से आई, फिर मेरिडियन में आई, फिर अंतर चक्र में गई, और अल्टीमेटली वो कोर मेरिडियन में गई, और वहां उसने सबको, सारी ऊर्जा को वितरित करने का काम किया, सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। ये एक कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट है कि 24 घंटों का हमारा कॉस्मिक स्टेम माना गया, 24 घंटे का कॉस्मिक स्टेम माना गया, यानी 24 आवर्स में एक चक्र पूरा हो जा रहा है। तो इसके इसमें क्या हुआ, हर
अब हमारे पास 6 एनर्जी सिस्टम है, 24 घंटे में 6 एनर्जी सिस्टम को अगर करें तो 4-4 घंटे का अंतराल आएगा। इस अंतराल में, इस अंतराल को अगर हम कहें तो 4-4 घंटे के अंतराल को अगर हम लोग कॉस्मिक सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हम लोग मान सकते हैं कि ये जो ऊर्जा आ रही है वो 4-4 घंटे के अंतराल से आ रही है। तो कैसे जाएगी? तो इसका सिस्टम हम लोगों ने कहा कि ये सबसे पहले जो कॉस्मिक एनर्जी है ये हमारे नख चक्रों में, इसीलिए नख चक्र बहुत महत्वपूर्ण माने गए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी, और यहाँ भी माना था उन्होंने, प्रोफेसर पार्क जी ने, नख चक्रों में आई। अब नख चक्र से कहाँ गई? नख चक्र से अब इन नख चक्रों का इतना महत्वपूर्ण वो है कि सीधे कोर मेरिडियन से इनका संबंध है, इनका संबंध सीधे कोर मेरिडियन से है। तो ये कोर मेरिडियन में गई। अब कोर मेरिडियन में जब चली गई तो फिर ये अंतः चक्रों में आ गई। कोर मेरिडियन से फिर ये अंतः चक्रों में आ गई। अंतः चक्र से अब बाहरी परिधि में आना है उसको, तो बाहरी परिधि में, तो यानी अंतः चक्रों से ही मेरिडियन के माध्यम से ये शरीर के सारे बाहरी वातावरण तक, बाहरी परिधि तक विस्तार इसका हो गया। इसलिए हमारे एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी, और हमारे जो प्रोफेसर पार्क जी ने डेवलप किया है उसमें हमारे नख चक्रों का विशेष महत्व हो गया है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि 24 घंटे के जो अंतराल में कॉस्मिक सिस्टम है उससे ऊर्जा हमारी नख चक्रों में आती है। फिर कोर मेरिडियन जो सबसे अंतस्थल है, अंतस्थल है बिल्कुल, इसको हम लोग कहते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी कह सकते हैं, वज्रा नाड़ी, चित्रणी नाड़ी, जो भी नाम दे दीजिए, जो योग पतंजलि योग शास्त्र में अंकित है उनका, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे कोर मेरिडियन जो है हमारी किसी तरह मूलाधार चक्र की बात कर सकते हैं। तो अंतिम जो ये हमारे मूलाधार या कुंडलनी जिसको कह सकते हैं, कुंडलनी में हमारे ये जागृत हुई, तो नख चक्रों सीधे कोर मेरिडियन में गई। कोर मेरिडियन से फिर वो अंतः चक्रों में आई, और अंतः चक्रों से फिर वो मेरिडियन के माध्यम से बाहरी परिधि में, शरीर की बाहरी परिधि में आई। तो ये एक ऊर्जा का चक्र का जो कंसेप्ट था। फिर अब जब हम लोग कभी बात करते हैं तो इन्होंने, प्रोफेसर पार्क जी ने इसी जो हमारा समय सारणी थी, 24 घंटे की समय सारणी, कैसे कैसे एनर्जी आती है उसी को एक नंबरिंग, आगे नंबरिंग सिस्टम आपको मिलेगा। शुष्कता ऊर्जा, सबसे पहले हम देखते हैं 3 से 5 की बात करें तो हम कहते हैं फेफड़े में ऊर्जा आती है, यानी लंग्स की जो ऊर्जा है वो क्या है? ड्राइनेस ऊर्जा है। तो 3 से 5, 5 से 7। अब ये इसमें एक इन है और एक यांग है। 3 से 5 हमारा इन है और 5 से 7 हमारा यांग है। तो इनको ए बी नंबर दे दिया उन्होंने, बाद में नॉमेनक्लेचर कर दिया, सो दैट कि हमको मालूम हो जाए कि हम किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो हम ड्राइनेस ऊर्जा में जब बात करें तो हमने कहा फेफड़े की ऊर्जा को ए कर दिया और बड़ी आंतों को बी कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद सेकंड जो है 7 बजे से 9 बजे तक हमारी आती है उदर की ऊर्जा, यानी स्टमक की ऊर्जा, क्योंकि बड़ी आंत से ट्रांसफर हुई वो उदर में गई, तो उदर की ऊर्जा स्टमक की ऊर्जा हो गई, और उस तिल्ली की ऊर्जा स्प्लीन की ऊर्जा हो गई। तो इसको जब उन्होंने ए बी के बाद सी डी नाम दिया, तो डी जो हो गई इनकी और सी हो गई यांग की ऊर्जा। तो ए बी सी डी इस तरह आ गया। फिर उष्मा ऊर्जा जब आएगी तो तीसरी ऊर्जा हमारी उष्मा के रूप में आई, तो 11 बजे से 1 बजे तक हृदय में गई। तो ए बी सी डी ई एफ, अब हृदय और छोटी आंत में ई एफ हो गया, तो हृदय की ई हो गई, यानी इन, और एफ जो है हमारा यांग हो गया। इसके बाद फिर चली गई शीतलता ऊर्जा, यहां से शीतलता ऊर्जा आ गई, तो 3 बजे से 5 बजे तक मूत्राशय की ऊर्जा, यानी यूरिनरी ब्लैडर की ऊर्जा। तो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ जी एच आ गया, तो जी माने हो गया यूरिनरी ब्लैडर और एच माने हो गया हमारा किडनी। तो ये हमारा एच हो गया, जी एच हो गया। फिर हमारा पेरिकार्डियम में 7 बजे से 9 बजे और 9 बजे से 11 बजे पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर भी हो गई, तो जी एच आ गया था, तो आई जे हो गया, पेरिकार्डियम आई हो गया और ट्रिपल वार्मर जे हो गया, यानी ट्रिपल वार्मर यांग ऊर्जा है वो जे हो गया, और आई जो है हमारी इन ऊर्जा हो गई। फिर वायु ऊर्जा लास्ट में आई, तो रात्रि 11 बजे से 1 बजे तक पित्ताशय की हुई, तो आई जे के बाद के एल, तो के एल, के माने हो गया पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, और एल माने हो गया हमारा लीवर, तो लीवर की ऊर्जा रात 3 बजे, इस तरह हमारे हो गई। तो अगर हम लोग कभी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इन ऊर्जा
और यांग ऊर्जा में डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग एक फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो उसको नोट कर दें, आधे हिल तो इन है, ADEHIL इन, इसके अलावा सब यांग, यानी ए से लेकर के एल तक पूरा ट्रांसफर ये है। ए से लेकर एल तक के इन ऊर्जाओं के बारे में नंबरिंग मतलब नाम रखे गए हैं, इसलिए आधे हिल तो इन है, यानी ADEHIL इन, और शेष यांग। यानी कभी बी की बात आए तो हम हमेशा समझ जाना चाहिए कि बी माने यांग ऊर्जा कोई होगी। और कैसे होगा, कैसे होगा? जो ऊर्जाओं की बात हुई तो हमारे पास चक्र आया, तो पहले शुष्कता के लिए स्वाधिष्ठान आ गया, फिर आ गया आर्द्रता के लिए मणिपुर आ गया, और फिर ऊष्मा के लिए विशुद्ध आ गया, फिर शीतलता के लिए मूलाधार आ गया, फिर प्रवर ऊष्मा के लिए आज्ञा आ गई, और वायु ऊर्जा के लिए अनाहत चक्र आ गया। तो ये चक्रों की स्थिति आई। तो हम चक्रों को भी अगर जानना चाहें तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और इसको अपने उसमें अपना सिस्टम आपका होगा। लेकिन एक सिस्टम ये भी समझ लीजिए कैसे है। हम लोगों ने कहा स्व मणिपुर विश्व मूला है, यानी स्व माने स्वादिष्ठान, मणिपुर माने सेकेंड, विशुद्ध माने विशु माने ऊष्मा, और मूला माने मूलाधार। तो स्व मणिपुर विश्व मूला है और आज्ञा तेरी अनाहत है। तो आज्ञा प्रवर ऊष्मा और अनाहत वायु ऊर्जा। इस प्रकार हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो यही कंसेप्ट है ABCDEFGHIJKL तक का कंसेप्ट है। तो हमेशा आप समझिए कि ADEHIL जहां आएंगे वहां इन ऊर्जा होगी, दूसरी आपको उसके आगे की ऊर्जा होगी। अब हम लोग चक्र सिस्टम की विशेषताएं जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि मानव जीवन में चक्र जैव ऊर्जा प्राण, हमारे ऊर्जा माने प्राण। हम लोग जब अपने भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो प्राण की बात करते हैं। तो हम प्राण, ये प्राण के शक्तिशाली केंद्र के रूप में इनको रखा गया है। और ये जैसे अब चूंकि ये नॉर्मली सात माने गए थे, और हमारे सप्तर्षि मंडल भी सात में, सप्त ऋषि मंडल में भी सात ही है, इसलिए हम लोगों ने इसको कह दिया कि ये सप्तर्षि मंडल की तरह है, बहुत महत्वपूर्ण। ये केंद्र शरीर में ऊर्जा पथ प्रवाह के मिलन बिंदुओं को, मीटिंग पॉइंट से व्यवस्थित। जैसे हम लोग माना था कि जो भी मीटिंग पॉइंट होगा वो बहुत अधिक प्रभावशाली होगा। क्यों? वहां पर कोई 2-3 ऊर्जाएं मिल रही होंगी। तो मल्टी डायमेंशनल का कंसेप्ट है, यानी अगर हम कोई मीटिंग पेश रखते हैं, वहां कई लोग मिलते हैं तो वहां ऊर्जा बढ़ती है, ये हम मानते हैं। तो वैसे मल्टी डायमेंशनल इसलिए है कि ये जहां मिलन बिंदु है, इसलिए यहां पर ऊर्जा आती है। इनके द्वारा परिष्कृत कार्य, अब देखिए अगर कोई अधिक पावरफुल होगा तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वो अधिक अब बढ़िया काम करे, अधिक उच्च वाला काम करे, ये नॉर्मल वो है। तो हमारे जैसे ब्रेन हमारा जो है, मस्तिष्क हमारा जो है सबसे अधिक बड़ा कंट्रोलर माना गया है। तो मस्तिष्क से कहा गया कि भाई ऐसा है जो सामान्य कार्य है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, सोचना, समझना, सीखना, कल्पना, परिकल्पना, ट्रांसफर, जो अब चाहे उसको मन मानिए चाहे आत्मा मानिए, मन आत्मा को भी और मस्तिष्क मान लीजिए, तो इन सबसे अपेक्षा की गई कि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम को निर्वाह करते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे पराभौतिक। तो यानी पराभौतिक रूप से अधिक चीजों को देने काम, करने का काम हमारा मन का है और हमारी आत्मा का है, और उसी तरह हमारा मॉडर्न साइंस में मस्तिष्क का है। तो ये चूंकि ये पावरफुल थे, चक्र पावरफुल थे, इनसे अपेक्षा है कि ये बढ़िया काम करेंगे और अधिक महत्वपूर्ण काम, परिष्कृत काम करेंगे। भौतिक अवयवों के कार्यों के नियंत्रक हैं। अब ये सेंटर है, इनमें तो ये 2 चीजें हैं, ये केवल भरे पराभौतिक रूप से ये एग्जिस्ट कर रहे हों, लेकिन ये भौतिक अवयवों के कार्यों के भी, क्योंकि हमारा शरीर भौतिक अवयव से बना हुआ है और साथ साथ पराभौतिक अवयव से बना हुआ है। हम कहते हैं कि 5 हमारी द्रव्य हैं और 5 हमारे महाभूत हैं। तो 5 महाभूत और 5 द्रव्यों के माध्यम से हमारा बना हुआ है। तो अगर हमारा शरीर इस तरह है तो जो हमारे शरीर के कोई पराभौतिक महत्वपूर्ण अंग केंद्र होंगे वो हमारे भौतिक और पराभौतिक दोनों का नियंत्रण होंगे, ये दोनों की नियंत्रण करता होंगे, क्योंकि शरीर तो दोनों से बना हुआ मिलकर। तो ये दोनों के हैं, भौतिक कार्यों के भी, भौतिक ऑर्गन्स के भी और पराभौतिक के भी। अब इनको एंडोक्राइन सिस्टम में
मॉडर्न साइंस ने उसको वहीं पे कहा, क्योंकि जहां जहां चक्र थे वहीं वहीं हमारे मॉडर्न साइंस ने क्या किया, वहीं कहा एंडोक्राइन सिस्टम है। तो यानी हम लोग पहले से जान रहे थे कि ये हमारे सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी को उन्होंने एंडोक्राइन सिस्टम से बोल दिया। अब जैसे हमारा ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम है और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों सिस्टम जो है शरीर के सारे सिस्टम को कंट्रोलर के रूप में है, वैसे ही हमारे जो ये सेंटर है, हमारे ये भी सेंटर है, ये हमारे क्या है, चक्र है, ये सेंटर है, ये सेंटर भी हमारे शरीर के सारे कार्यों के, समस्त ऑर्गन्स के कार्यों के नियामक और नियंत्रक के रूप में इनको जाना जा सकता है। चक्रों की स्थिति शरीर में अंतः सावी, ये पहले से बता दिया गया है न। अब ये हमने कहा था, पढ़ा हम लोगों ने कि जब हमारा नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें हम लोगों ने ब्रेन ऊपर कहा और उसके बाद नीचे कहा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पाइनल कॉर्ड जब कहा तो स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी हम लोगों ने कवरिंग के रूप में मान लिया, क्या मान लिया, एक हमारे स्पाइन जो बोनी स्ट्रक्चर था, तो बोनी स्ट्रक्चर ऐसे कवर कर रहा है। अब बोनी स्ट्रक्चर कवर कर रहा है तो नर्व का जो हमारा प्लेक्सस है, न्यूरॉन या इस तरह के जो न्यूरोग्लियल जो भी वो है उसके सेल, वो सेल अल्टीमेटली हमारे फाइबर्स के रूप में है, और ये सेल उसके तीन न्यूरॉन के तीन चीज हो गई, और अंत में वो हमारा जब नर्व के माध्यम से आएगा तो जो नर्व कहलाती हैं वो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भाग होंगे। तो वो जब निकलेंगी इससे, ये गुच्छे के रूप में एक्सॉन आए, और एक्सॉन जब हमारे गुच्छे के रूप में बाहर निकलेंगे तो बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर निकलने के लिए इस बोनी स्ट्रक्चर को कहीं कोई छेद होगा तभी तो निकल पाएंगे, तो वो निकलेंगे आगे। तो बाहर जब चले जाते हैं तो वो लेफ्ट और राइट से दोनों से निकलेंगे, और आगे और पीछे दो नर्वस उसके दो भाग हैं हमारे उसके जो वर्टिब्री है, तो वर्टिब्री के आगे और पीछे का दोनों से निकलेंगे, और निकलने के बाद अल्टीमेटली आगे जाकर के फिर क्या करेंगे, कुछ जो एंटीरियर वाला मन सामने के भाग वाला होगा वो प्लेक्सस बना देंगे, वो प्लेक्सस बना देंगे। पीछे वाले भाग नहीं प्लेक्सस बनाएंगे, आगे के भाग वाले प्लेक्सस बना देंगे, और स्पेशली थोरेसिक वाले नहीं बनाएंगे, ऊपर वाले सब बना देंगे। तो यानी नर्व प्लेक्सस जो हमारे बनेंगे वो भी जस्ट बगल में है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट बगल में है। वैसे ही इन्होंने कहा कि जो चक्र अवस्थित है वो इन्हीं नर्व प्लेक्सस की बात कर रहे हैं कि इन्हीं नर्व प्लेक्सस के समतुल्य है, यानी इसी के आसपास स्थित है, इसलिए इनके पावरफुल है। चक्र अब क्या करते हैं, वो हमारा शरीर बना हुआ बॉडी, हमारा शरीर है मतलब फिजिकल, हमारा माइंड है, हमारी चेतना है। तो माइंड हम मन को मान ले और आत्मा को मान ले, यानी शरीर, आत्मा और मन, इन तीनों के संयुक्त प्रभाव का नाम हम कह सकते हैं हमारा शरीर है। यही तो शरीर है। अब ये चक्र इसमें है, तो चक्र क्या करेंगे, चक्र इसी मन और चेतना यानी मन और आत्मा और इस शरीर, इनके बीच में एक कोई नियंत्रक, कोई समन्वय, कोई कोऑर्डिनेशन करेंगे, ताकि शरीर जो कहे वो मन भी कहे, मन जो कहे वो शरीर करने के लिए तैयार रहे, और आत्मा और मन इनका कोऑर्डिनेशन होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो यानी कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार रहते हैं। अगर हमारी जो चक्र है, चक्र हमारे चक्र मूवमेंट कर रहे हैं और ऊर्जा को लगातार प्रवाहित करते रहते पूरे शरीर में, हर जगह शरीर और मन दोनों को करना है। अब ये अगर कहीं चक्रों की स्थिति रुक जाए, अगर चक्र रुक जाए तो यानी मूवमेंट कम हो गया, यानी मूवमेंट या तो कम हो गया या शून्य हो गया। अब ये अगर ऊर्जा का मूवमेंट शून्य हो जाएगा तो हम शरीर हमारा बीमार पड़ जाएगा। ये क्योंकि कंटिन्यूटी, चलना ही जीवन है। जब तक चलता नहीं है कोई भी चीज, जब तक चलती नहीं रहेगी तब तक उसके एक्शन और रिएक्शन नहीं आपका करेंगे, तब तक आपका जो है कोई भी जीवन संभव नहीं है। इसलिए उनका जैसे ही अगर चक्र जो है बिल्कुल अनवरत रूप से चलते नहीं, निर्बाध रूप से, कोई उनको रोके नहीं, रोकने पर प्रॉब्लम आएगी और शरीर हमारा बीमार हो जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए कोई स्थिति हुई
कि चक्र में जो चक्र ने जो भेजा वो ऊर्जा रुकी या चक्र स्वयं रुकने लगे, तो हम लोग इन्हीं चक्रों को पे ऊर्जा दे करके, इन्हीं चक्रों पर स्टिमुलेट करके, और हम लोग क्या करते हैं, इसी मूवमेंट को, ऊर्जा के मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। योग शास्त्र के अनुसार चक्र की संख्या 88,000 है। ये आप समझिए, पढ़ने के लिए है, जहां भी मिलेगा वहां। प्रमुख चक्र शरीर के मध्य ऊर्ध्व मेरिडियन वर्टिकल लाइन, बिल्कुल बीचों बीच शरीर के मध्य में, जहां पर हम लोग कहते हैं गवर्निंग वेसल, चाइनीज में गवर्निंग वेसल मेरिडियन और कंसेप्शन वेसल मेरिडियन स्थित है, बिल्कुल वही उसी अक्ष पर ये हमारे चक्र स्थित है। और यहीं पर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्थित है। अब आकृति का है प्रमुख चक्र फनल कीप के आकार के, जैसे फनल हमारा कीप के आकार हमने देखा हुआ है, तो उसके आकार के पुष्प की बात है, फूल है, और हम इसको कहते हैं तो कमल के पुष्प की बात कर सकते हैं, उल्टा कमल के रूप में हम इसको मान सकते हैं। तो पुष्प की पंखुड़ियों को नाड़ी और चैनल्स के रूप में जाना, जो हम चैनल्स नाड़ी की बात करते हैं, चाहे वो चाइनीज में हो चाहे हम अपने यहाँ बात करते हो, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में या आयुर्वेद में बात करते हो, ये नाड़ी और चैनल्स मेरिडियन कह सकते हैं, इनको पुष्प की पंखुड़ियों को ये माना जा सकता है। तो यानी जितना भी उसके अंदर नाड़ी होगी, जितना अधिक पुष्प होंगे, जितना अधिक पंखुड़ियां होगी, वही उतना पावरफुल होगा। तो अगर हमारे पास 4 है, किसी में 4 है, किसी में 1000 है, 1000 हमारा सहस्त्रार में है, तो 1000 वाला अधिक पावरफुल हो गया, 4 वाला कम पावरफुल हो गया, बस यही वाला है। प्रत्येक पुष्प में चक्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट अब कैसे जुड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पुष्प, जो ये पुष्प चक्र है, ये इसको कहा कि ये जब सबसे अंदर का जो भाग है वो उससे कोई एक कनेक्टिंग कोई होगा। तो वहां भी चाइनीज ने भी कहा था कि जो 2 मेरिडियन होंगी वो कनेक्ट करेंगी, वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी, और कनेक्ट नहीं करेंगी तो वो फिर वो ऊर्जा का वो आपस में ट्रांसफर नहीं हो सकता। यही उन्होंने भी कहा कि जो ये है, ये कहाँ से जुड़ेगा, मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड से मिलेगा। और स्पाइनल कॉर्ड को मॉडर्न साइंस में क्या कहा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग, यानी यही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर ही आगे ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी को। तो यहाँ इन्होंने कहा कि वो मेरुदंड जाके मिलता है, और ये प्रमुख चक्र इसका मतलब मेरुदंड से मिले हुए हैं, यानी उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये मेरुदंड कहाँ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड, अल्टीमेटली जाके पार्ट किसका है, पार्ट ब्रेन के, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है, एक ऊपर ब्रेन और नीचे स्पाइनल कॉर्ड, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन है। ऊपर से आकर के जो न्यूरॉन्स हैं, जो एक्सॉन जिसको बोलते हैं, एक्सॉन मतलब के पार्ट है उसके, तो एक्सॉन नीचे आते हैं। तो ये यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों एक पार्ट के 2 हिस्से आप कह सकते हैं। तो वही बात ये कह रहे हैं कि जब ये मिल जाएंगे उससे, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये अंतिम ऊपर सहस्त्रार में जो बैठे हुए हैं उससे संपर्क स्थापित करेंगे, टॉप ऑफ द हेड तक ये संपर्क स्थापित कर लेंगे। सतत परिभ्रमण की स्थिति माने जाते हैं इसे चक्र माने मूवमेंट, चक्र माने, तो वो चक्र की बात कर रहे हैं, चक्र हो गया। फिर परिभ्रमण के दौरान ही चक्र विभिन्न दिशाओं में शरीर के विभिन्न भागों को ऊर्जा का आदान, यानी जब आप ऐसे कर रहे हैं तो एक तो सामने जा रहा है, और आप ऐसे कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, तो फिर ऊर्जा का या दिशा भी चेंज कर सकते हैं। तो यानी दिशा भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जिसको डायरेक्शन कह सकते हैं, और ये अपनी गति भी बढ़ा घटा सकते हैं। तो यानी किसी भी दिशा में जा सकते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, नंबर 1, अपनी स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टिमुलेशन एंड ऑल दैट, या आपकी एनर्जी। तो ये उसका अपने जब मूवमेंट करते हैं तो ये उनके कार्य हैं। चक्र दाईं और बाईं ओर घूमते हैं। अब कोई चक्र ऐसे घूम रहा है और कोई चक्र यूं घूम रहा है, यूं लेफ्ट, तो यानी आपका एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का जो कंसेप्ट प्रोफेसर पारगिल ने दिया, वो कहा कि एंटी क्लॉकवाइज हमारे यांग है, यांग चक्र, यांग, और जो क्लॉकवाइज है उसको कहा इन चक्र। तो ये उन्होंने कहा ऋणात्मक धनात्मक, जैसे इन यांग की चर्चा हम लोगों ने किया था कि बायां हाथ हमारा जो है यांग है और दाहिना हाथ हमारा इन है, वैसे उन्होंने कह दिया कि जो हमारा राइट वाला जा रहा है वो हमारा इन है, और जो लेफ्ट की ओर मूवमेंट कर रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारा
इसी के आधार पर कंसेप्ट क्या आया, यूनाइटेड और इंडिविजुअल। यहां से वो डेवलपमेंट हुआ कि यूनाइटेड इंडिविजुअल दोनों। इसी परिकल्पना से इंडिविजुअल और संयुक्त चक्र का विचार उत्पन्न हुआ, जिनके प्रमाण की दिशा विपरीत होती है। तो यानी इन चक्र क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो यांग चक्र एंटी क्लॉकवाइज। बस ये मान लीजिए, जिस प्रकार पुरुष स्त्री एक इकाई के दो भाग हैं, उसी प्रकार इन ये होमोहेट्रो, जो वहां ये होमोहेट्रो कंसेप्ट है प्रोफेसर पार्क जीवू का, और इन यांग कंसेप्ट है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का। तो दोनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं, और हम लोग भी वही बात कर रहे हैं कि हम लोग चक्रों में भी वही कहा, हम लोग जिससे कहा था सामान्य विषय, वैसे यहां भी आ गए कि दिशा भी इन यांग बल के अनुरूप है। राइट अगर मूव कर रहा है तो वो इन चक्र है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो वो हम लोग यांग चक्र है। अब कहा कि इसकी पावर कैसे नापे, पावर का मापने का तरीका भी वही हुआ जो मॉडर्न साइंस का है। मॉडर्न साइंस ने भी कहा था कि जो हमारी कोई वेवलेंथ है, जो हमारी वाइब्रेशन है, उसके आधार और फ्रीक्वेंसी है, इस कितनी तेजी से मूवमेंट कर रही है, कितनी तेजी से वाइब्रेट कर रही है, इसी पर हमारी एनर्जी मापी जाएगी। ये मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट है, और यही चक्रों का है कि चक्र में जो स्पंदन वाइब्रेशन है, इसी पर उसकी ऊर्जा नापी जाएगी, कितना अधिक फ्रीक्वेंसी, माने कितनी तेजी से वो मूवमेंट कर रही है। वही वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ कम होगी यानी मूवमेंट अधिक होगा, वेवलेंथ बड़ी होगी यानी मूवमेंट कम होगा। तो ये मॉडर्न साइंस कंसेप्ट है, जो बाद में आया, ये पहले आया कि फ्रीक्वेंसी माना उन्होंने कि जिसकी फ्रीक्वेंसी उसी की अधिक होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी यानी आवृत्ति कई बार होगा, वो अधिक पावरफुल होगा। शरीर में ऊर्जा ब्रह्मांड के सौर मंडल से, वही उन्होंने कहा जैसे है वहां से प्राप्त होती है और हमारे नाड़ियों मेरिडियंस के माध्यम से जाती है। अब दो चक्रों की बात मेन हुई, दो फंडामेंटल चक्र, सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ शीर्ष में है, टॉप ऑफ द हेड में है, और दूसरा कुंडलनी जो हमारे रूट चक्र के रूप में माना गया है। ये दोनों है, और दोनों जो है अल्टीमेटली सूर्य चक्र के रूप में दोनों कंसेप्ट है। कुंडलनी क्या है, कुंडली शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के मूल भाग पर अवस्थित मानी गई है। अब देखिए सुषुम्ना नाड़ी कंसेप्ट जो है यहाँ नहीं है, बल्कि कंसेप्ट है योग शास्त्र में। तो उन्होंने कहा कि सुषुम्ना नाड़ी के मूल भाग पर अवस्थित जो कुंडलनी शक्ति है, ये सुषुम्ना नाड़ी के मूल भाग पर अवस्थित मानी गई, वहीं पर एग्जिस्ट कर रही है। यह सर्पाकार होने, कुंडल सर्पाकार होने पास ऐसे करके वो है चक्र है, और ऐसे, तो सर्पाकार होने का इसे कुंडली कहा गया है। यही जागृति, ये क्या है, दार्शनिक विचार है। इसकी जागृति अगर हो रही है तो आपका डेवलपमेंट अधिक तेजी से हो रहा है। इसकी जागृति नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो आपकी जो मूवमेंट है या आपका जो डेवलपमेंट है वो कम हो जा रहा है। ये इनका कहना है, और यही होता है कि ये कुंडलनी, और यही कुंडलनी प्रथम सोपान है। यानी अगर कोई सीढ़ी कल्पना करें तो यह कुंडलनी प्रथम सीढ़ी है, जिसके जागृत माने इसको अधिक स्टिमुलेट करने पर, स्टिमुलेशन माने ये अपने आप अधिक फ्रीक्वेंसी या अधिक एनर्जी वाइब्रेट करने लगे, वाइब्रेशन बढ़ जाए, इसके स्पंदन बढ़ जाए, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा विकास और तेजी से होगा। और ये फर्स्ट स्टेप है, तो हमको सेकेंड स्टेप और फिर थर्ड स्टेप, अंत में जाकर के हम सहस्त्रार चक्र को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको जगाना चाहते हैं। क्योंकि जब वो चेतना का अंतिम बिंदु जागृत हो जाएगा तो हमारे ब्रह्मांड के, कहते हैं ब्रह्मांड के द्वार आपको खुल जाएंगे। तब ब्रह्मांड क्यों द्वार खुलने का अर्थ क्या है, द्वार खुलने का अर्थ है कि आपकी जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से एकाकार हो गई है, और वो अपने आप में कम्युनिकेट कर पा रही है। जैसे हमारा एंटीना लगा हुआ है, तो वो सब ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता, वो एक पर्टिकुलर है, उसी ऊर्जा को ग्रहण करता है, सारी ऊर्जाओं को ग्रहण नहीं कर सकता। वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ कहें, या जैसे कहें, जैसे आप टावर लगाए होते हैं, तो सब टावर सबके नहीं होते, सबके अलग अलग कंपनियों के टावर होते हैं, तो उनकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, उन्हीं पर वो एक्सेप्ट करते हैं, और उसी से हमारा
जो है टीवी वीडियो सब चलता है, जो भी चलता है। तो यानी इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है और ब्रह्मांड की ऊर्जा की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से अगर हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो हम ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो सकते हैं और हम बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब बातचीत माने कम्युनिकेशन, शब्द भी तो कम्युनिकेट करते हैं, भाव भी कम्युनिकेट करते हैं। तो इन दोनों के माध्यम से अगर कम्युनिकेट हो जाते हैं तो हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने कहा कि कुंडलिनी जागृत प्रथम स्तर है। उसके बाद हम लोग सहस्त्रार चक्र को करके और तब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जो हमारे संत ऋषि मुनि करते थे वो उसी से ब्रह्मांड से तादात्म्य स्थापित करते थे, एकाकार होते थे। चेतना के विभिन्न स्तरों को जागृत कर विभिन्न शरीर के विकास क्रम में भौतिक अंग, मनोभाव, बौद्धिक चेतना और अंतिम रूप से संभाव की जागृति को 4 शरीर क्रमतः भौतिक शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर और चौथे शरीर को पराभौतिक शरीर। ये अब 4 शरीरों की बात है दार्शनिक विचार की। पहले भौतिक शरीर है, पहले दूसरा क्या भाव शरीर है जिसको आकाशीय कहेंगे, तीसरा है सूक्ष्म लघु और चौथा शरीर पराभौतिक शरीर। ये 4 शरीर हो गए। इन्हीं 4 शरीरों को हम लोग कहते हैं कि जितना अधिक आप अब अगर चारों शरीर को भाव शरीर और चौथे पराभौतिक शरीर में आपने अपने को ट्रांसफर कर लिया तो आपका एकाकार हो गया ब्रह्मांड से। तो प्रत्येक चक्रों में देखिए, अब ये सुनिए वही वाला कंसेप्ट, प्रत्येक चक्रों में कुंडलिनी शक्ति के अतिरिक्त स्वयं की चक्रों की व्यक्तिगत ऊर्जा होती है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि किडनी में, चाइनीज ने कहा कि किडनी में हमारी ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा हर जगह जाती है, लेकिन हर ऑर्गन की अपनी कोई ऊर्जा होती है। वैसे ये भी कह रहे हैं कि कुंडलिनी शक्ति के अतिरिक्त स्वयं चक्रों की अपनी ऊर्जा होती है। इस शक्ति को विकसित करके व्यक्तिगत चक्रों को ऊर्जा प्रदान की जाती है। अगर इसी कुंडलिनी शक्ति को, जैसे हम लोग कहते हैं किडनी में जो ऊर्जा है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। उसमें कहते हैं कि इसमें जीवन तो उतना ही है लेकिन इसको परिमार्जन और परिष्करण कर सकते हैं। वैसे कुंडलिनी शक्ति को विकसित करेंगे तो हम उन चक्रों को ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये उन्होंने प्रोफेसर पागजीव का इसी कुंडलिनी शक्ति को उन्होंने होमो चक्र कहा। जो होमो कंसेप्ट, होमो चक्र वाला, वो ये कुंडलिनी कहा। दूसरा क्या है, क्राउन चक्र कहा, किसको, सहस्त्रार को। तो ये कहा कि जो भी यहाँ पर है यानी ये सबसे ब्रह्मांड से ये विशुद्ध ऊर्जा लेगी और जो हमारे ब्लॉकेज है उनको दूर कर देगी। जो हमारे कोई शरीर में ब्लॉकेज होगा उसको दूर कर देगी। तो ये सबसे बड़ी ऊर्जा है और इसको इन्होंने कहा ये हेट्रो शक्ति है। चक्र वायुमंडल से सम संख्या संगत होने पर सब स्पंदन प्राप्त करते हैं। वही वो है कि जब एकाकार होते हैं। और उन्होंने कहा कि मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट की तरह है। ये अपना हो गया। तो ये आपका चैप्टर 3 समाप्त हो गया। नाउ कम टू चक्रों की आकृति। यहां तक मैडम हमारे बीच में जुड़ गई हैं। कौन, नीतू जैन मैडम जुड़ गई हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पद्मा राज उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं, फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। पद्मा मैडम प्रणाम सर। कोई यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा? ठीक है, जी सर। आपका है। यस सर। ये सब ये भी कंसेप्चुअल है सब, ठीक है। ये और ये इस पर किताब पूरी, ये किताब वर्चुअली पूरी नहीं है। इस एक किताब से ही केवल काम नहीं बनता है। ये प्रोफेसर पागजीव का बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी जितना है उतना हम लोग कोर्स में इतना ही है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे पूरा, जब जहां तक पढ़ सके उसको पढ़ेंगे। तो चक्रों की आकृति की बात आई। तो ये अब ये कंसेप्ट क्या, कोई आकृति किसी ने देखा नहीं है। ये कौन सा विचार है, बोलिए, ये कौन सा विचार हो सकता है? दार्शनिक विचार है। यस, चक्रों की आकृति कुछ कुछ गोलाकार होती है और ये कुप्पी अथवा ये कुप्पी फनल के आकार के होते हैं। तो एक दोनों आकार बने हुए हैं। तो अब ये हमेशा समझ लीजिए कि अब
दो है पहलू, क्या है, इन यांग। तो एक तरफ से देखेंगे तो इन होगा, एक तरफ से यांग होगा। अगर कोई चक्र यूं घूम रहा है तो ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर से देखने पे कैसे होगा, अगर यूं घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन नीचे से अगर देखें तो वो जो यूं घूम रहा है वो नीचे की तरफ से देखेंगे तो उल्टा घूम रहा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये चक्रों की स्थिति का वो है, इसीलिए yin yang का सिद्धांत लागू हुआ है। ऊपर से आप देख रहे हैं तो यूं करके यूं हो रहा है, यहां से देखा आपने तो ये यूं जा रहा है, नीचे से आपने देखा तो यूं जा रहा है। आप देख के देखिएगा, वो यूं घूम रहा है तो नीचे से देखने पर कैसे लगेगा, यूं घूम रहा है उल्टा। यही कंसेप्ट है इन यांग का। तो फ्रंट, ये देखो, ये तो एक पहला वाला हुआ, इसको बोला इनुट चक्र, इन्होंने स्फीयर लाइक कहा। और ये कहा कि फनल शेप में है, तो फनल शेप में आगे भी यूं है और पीछे की तरफ भी फनल है। तो ये आगे फ्रंट और बैक की बात कर रहा है, और दूसरा आपका लेफ्ट राइट की बात कर रहा है, तो एक इधर है। तो ये जहां लेफ्ट है, अगर मान लीजिए यूं घूम रहा है, देखिए इधर से यूं घूम रहा है, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा ना। एक सेकंड, हम लोग दिखा नहीं पा रहे इसको, ये क्लॉकवाइज कहा जाएगा। और देखिए ये यूं करके यूं यहां से गया तो यहां से यूं, ये यूं घूम रहा है, तो इधर से घूमने में देखने में कब इसमें कैसे लगेगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सर। दो आकृतियां बनेगी, एक आपको यूं देखने, इधर देखने में यूं चल रहा होगा, तो उधर भी आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये लेफ्ट राइट का, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज आपका कंसेप्ट आएगा। ये विचार है इसमें कि ऊपर से देखने में आपको यूं करके यूं जा रहा है, तो वो भी यूं करके यूं जा रहा है, यूं जा रहा है ना, यूं यूं, तो इधर देखने में तो क्लॉकवाइज हो गया, और इधर देखने में एंटी क्लॉकवाइज। जी बस सर। ये कंसेप्ट है इसका, इन चक्रों का वर्गीकरण। अब देखिए, हमेशा हम लोग ने वहां देखा था मॉडर्न साइंस में कि आपने किसी का एफरेंट नर्व कह दिया, उसको आपने कहा कि ये हमारे सेंसरी नर्व है, उसको एफरेंट कहा, आपने कहा मोटर नर्व। वैसे भी कहा साइज के आकार पर चक्रों को दीर्घ, मेजर चक्र, माइनर और मिनी चक्र, तीन के रूप में बांट दिया, मेजर, माइनर, मिनी। और लोकेशन के हिसाब से अंदर है और बाहर है, तो लोकेशन के अंदर बांट दिया। तीसरा क्या कहा, विविध मिश्रण, क्षेत्रीय, कुछ का रीजनल चक्र है, कुछ रीजनल रीजन में, और एक लोकल है, और एक विविध चक्र, इसको विविध चक्र कह दिया गया। तो इन्हीं को हम लोगों को समझना है। दीर्घ चक्र, लघु और सूक्ष्म, ये देखिए शरीर के सबसे बड़े ऊर्जा जंक्शन और केंद्र हैं, सबसे शक्तिशाली है। दीर्घ चक्र क्या है, सबसे अधिक क्या है, विद्युत। देखिए विद्युत, जैसे हम लोगों ने वहां प्रोफेसर उनका डॉक्टर वॉल का पढ़िए, तो डॉक्टर वॉल जैसी बात कर रहे थे, वही बात ये भी कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, जो दीर्घ चक्र है हमारे, वो सबसे ऊर्जा के सबसे बड़े शक्तिशाली हैं। और ये ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कहीं आया, विद्युत ऊर्जा पावर स्टेशन के, ये एक सेकंड, कहाँ शब्द क्या है, ये विद्युत, हाँ, ये विद्युत पावर स्टेशन के समतुल्य है। बिजली आ रही है पावर स्टेशन से, तो उसी तरह है कि यहीं से सबसे अधिक पावर जनरेट हो रही है। विद्युत वितरण प्रणाली की तुलना करेंगे तो प्रमुख शक्ति केंद्र पावर हाउस है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि पावर हाउस से कोई मतलब नर्वस सिस्टम पावर हाउस है, और वो पावर हाउस आपका स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर किसी और ऑर्गन में जाएगा। तो अगर कोई प्लेक्सस यही गड़बड़ है, कहाँ का, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का कोई प्लेक्सस आगे गड़बड़ है, तो कैसे ऊर्जा वहां पहुंच पाएगी, इनर्वेशन नहीं हो पाएगा, जिसको इनर्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ भी वही है कि जो सब पावर स्टेशन है उसके भी उप केंद्र, मतलब ऊर्जा वितरण नेटवर्क है। तो ये ऊर्जा के, हम लोग कहा था ना कि ऊर्जा को रिसीव भी करते हैं, फैलाते भी हैं, और स्टोर भी करते हैं। तो यानी यही चीज हमारे दीर्घ और ऊर्जा, लघु सूक्ष्म ऊर्जा, दीर्घ, लघु और सूक्ष्म में है। यानी जितना बड़ा, कोई बड़ा है, उसने छोटे को दिया, छोटे ने फिर और दिया। तो ये उसी एक क्रम में है, दीर्घ वाले बड़े पावर स्टेशन, फिर छोटे पावर स्टेशन, फिर उससे बात हो।
तो यानी चाइनीज मेरिडियन सिस्टम के जोड़ा जाए तो पूरा वही होगा। तो चक्र क्या है? चक्र ट्रांसफर किए नाड़ियों के माध्यम से हुआ। तो उसी तरह का ये कंसेप्ट हमारे पूर्व अंत में आपके ऑर्गन में गया, किसी ऑर्गन में चला गया। तो दीर्घ चक्र कैसे? दीर्घ चक्र शरीर के ट्रंक और मस्तिष्क क्षेत्र में अवस्थित है। ये समझ लीजिए, दीर्घ चक्र कहाँ है? ये मध्य भाग में, मस्तिष्क से और ट्रंक में, बॉडी में। और लघु चक्र कहाँ है? हाथ और पांवों के महत्वपूर्ण जंक्शन में। और सूक्ष्म कहाँ है? उंगलियों में। 3 चीजें हैं। तो हमेशा समझ लीजिए, दीर्घ चक्र कहाँ है? शरीर के ट्रंक में, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। और ये लघु चक्र कहाँ है? ये हाथों में। 3 ही 4 है, आप देखिएगा। और ये सूक्ष्म वाले कहाँ? नाखूनों के परिधि में। बिल्कुल आप सब बहुत याद हो जाएगा तुरंत। तो दीर्घ चक्र क्या है? कुंडलनी, सबसे पहले कुंडलनी है। मूलाधार, कुंडलनी में कोई वो नहीं है, पटल नहीं है, कोई पटल नहीं है, 0 पटल, पंखुड़ियां नहीं है। मूलाधार में 4 है, स्वादिष्ठान में 6 है, मणिपुर में 10 है, अनाहत में 12 है, विशुद्ध में नहीं, सॉरी 2 है, 4 है, स्वादिष्ठान में 6 है, 6 के बाद उसमें 6 4 10 है, अनाहत में 12 है, और इसमें विशुद्ध में 16 है, आज्ञा में 96 है, और सहस्त्रार में 1000 है। ऐसे 2 फिर 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर इस तरह करके अंत में 16, 16 का 16 के बाद फिर आपको 96 और 1000, ये है। तो ये आपका तो 8 है, ये 8 है कुंडलनी मूलाधार। तो कुंडलनी के जस्ट बगल मूलाधार है, ठीक है। और फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर आहार, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये है। लघु चक्र कहाँ है? अब देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है। देखिए लघु चक्र एक तो यहीं पर आएगा P8, दूसरा P3 यहीं पर, इसी वाले उसमें P3 आ गया, P8 और P3, और इसी हथेली में देखिए H1, तीनों सेंटर है ना। देखिए एक सेंटर, दूसरा सेंटर और तीसरा सेंटर H1। तो तीनों से हथेली के मध्य भाग में है तीनों, P8 और P3 और H1। तो आपको याद हो गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? P8 नहीं सर। बीच है, P3 यहाँ पर है, और K1 यहाँ पर है। अब देखिए पांव के तलुए में नीचे सबसे पहले K1 है, दूसरा ऊपर घुटने में, देखिए घुटने में जैसे आए, पहले K1 आए, घुटने में कहाँ है? UP54। और हिप जॉइंट में कौन सा है? ST30। तीनों आ गए ना। ये नीचे ST30 नीचे आता है ना हिप जॉइंट पर, जी सर। ST30 आया, और UP54 आ गया बिल्कुल पैर के उसमें पीछे की तरफ, बीचों उसमें 54, और नीचे आ गया आपका K1। तो इतने सरल लघु चक्र, बिल्कुल याद करना बहुत सरल है। तो यानी क्या? दार्शनिक विचार जो भारतीय दर्शन का था और जो चाइनीज का था, कोई मेल खा रहा कि नहीं? जी सर। वो P8 कह दिया, उन्होंने P3 कह दिया, उन्होंने H1 कह दिया, उन्होंने UP54 कह दिया। UP54 को कहा कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ST30 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, K1 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पॉइंट लघु चक्र के हैं ऊर्जा के हिसाब से। अब मिनी चक्र देखिए, याद करिए, जिंगवेल यस सर। LU11, P9, L1, H9, S1, T1, L1, TW1, L1, ठीक है। तो यानी क्या ये 3 हुआ, तीनों याद हो गए आपको। अब याद करने जो वही वाला इसमें भी है, SP1, लीवर 1, K1, UB67, GB44, ST45, सारे कहां पर स्थित हैं? ये हमारे पैरों के और हाथों की नाखूनों में। बस वही पॉइंट हो गए। तो ये आपका जो जिंगवेल पॉइंट है बिल्कुल वही है और कुछ नहीं है। सूक्ष्म चक्र वो हो गया, ठीक है, यहां पर हो गया क्लियर। अब आगे आप आए अंता चक्र। अब इंटरनल चक्र की बात हम लोग कर रहे हैं, यही सबसे अधिक इंटरनल चक्रों पर हम लोग बात करते हैं। ये क्या है? ये हमारा किस चक्र पर स्थित है? बिल्कुल बीचों बीच, जीवी और सीवी मेरिडियन, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर चक्र मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर जा रही होगी, उस पर अवस्थित है अंतः चक्र। ये प्रत्येक भाग को ऊर्जा आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। ऊर्जा की जो आपूर्ति हो रही है, सप्लाई हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण सेंटर है। इन्हीं केंद्रों से मेरिडियन में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन्हीं केंद्र से मेरिडियन में जाएगी।
और फिर कहीं और जाए, जैसे इनसे अगर आई तो इनसे आपका कोर मेरिडियन चली जाएगी, इनसे आई तो मेरिडियन, ये ऊर्जा केंद्र में मेरिडियन में आएगी, फिर अब बाहरी चली जाएगी, बाहरी शरीर में। तो यानी ये सब सेंटर है, अंतः चक्र जो है वो सेंटर है। इन चक्रों को ऊर्जा ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों द्वारा वायु चक्रों से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जब हम लोग कह रहे हैं कि जो पहले चैप्टर 2 पढ़ा था, जब वायु चक्र माने सबसे पहले कौन हुआ, ब्रह्मांड की ऊर्जा जो आई हमारी ऋतु के अनुसार, वो कहाँ गई, वो पहले हमारी ब्रह्मांड में आई, और कहां पर आई, सबसे पहले हमारे बाह्य चक्रों में आई। बाहरी भौतिक शरीर के साथ ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है, तो इस ऊर्जा चक्र में आई हमारी, फिर हमारे मेरिडियंस के अंदर से चली गई और पहुंची अंतः चक्र में। अंतः चक्र ने उसको क्या कर दिया, अब जब अंतः चक्र में आ गई तो फिर चली गई कोर मेरिडियन में। और कोर मेरिडियन कहां पर है, कुंडली, वहां पहुंच गई, सुषुम्ना नाड़ी वहां पहुंच गई। फिर वहां से जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सबको ऊर्जा उसने दिया। अब जो 4-4 घंटे की उसमें आई थी वो याद करिए, 4-4 घंटे के हमने कहा था कि नक्षत्रों में आई। अब नक्षत्रों में आ गई तो कितना नक्षत्र महत्वपूर्ण है कि इनसे सीधे कोर मेरिडियन में चली गई अंदर सुषुम्ना नाड़ी में, फिर अंतः चक्रों में आई, और फिर अंतः चक्रों से फिर बाहरी परिधि में सुरक्षा के लिए आ गई। ये कंसेप्ट है। ऐसा कि कोई अगर सीधे चला जाए तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमको बाहरी रक्षा भी करनी है किले की, और इन और यांग दोनों कंसेप्ट है, यांग की भी रक्षा करनी है, इन की भी करनी, अंतर भी करना है, बाहरी भी करना है। तो इसलिए कोई भी ऊर्जा जो आई, इस रूप में आप समझिए कि कोई भी ऊर्जा जो आई उसको अंदर जाना है, और अगर अंदर कोई पहुंच गया तो उसको बाहर भी आना है। ठीक है, समझ में आ रहा ना ये सब चीजें। वो मॉडर्न उसको छोड़िएगा, चाइनीज मॉडर्न साइंस ये सब तीनों जोड़ते चलिए। तो इन्होंने कहा सहस्त्रार बाह्य सोलर, इसको बाह्य सोलर क्यों कहा, इंटरनल सोलर हम लोगों ने कह दिया है कुंडली को, कुंडली को अंतः सोलर कर दिया, विच सोलर चक्र कहा, लेकिन उसको कहा अंतः सोलर, और सहस्त्रार कर दिया बाह्य सोलर। ये प्रकाशवान है, प्रकाश ऊर्जा है। फिर आज्ञा चक्र है, प्रवर उष्ण, ऊपर के देखिए तीन एनर्जी देखिए, ऐसे करिए, कुंडली और सहस्त्रार, ये आपके प्रकाश ऊर्जा, ये अंधकार ऊर्जा। ये कंसेप्ट है प्रोफेसर पार्क देवू का। एक उन्होंने कहा अंधकार ऊर्जा डार्कनेस, और एक उन्होंने कहा लाइटनेस। ठीक है, तो दो ऊर्जा आपकी याद कर लीजिए, दोनों का नाम सोलर है, एक अंतः है, एक बाहर है। ठीक है, कुंडली को अंतः सोलर कहा उन्होंने, और सहस्त्रार को उन्होंने बाह्य सोलर कर दिया, एक्सटर्नल सोलर, ये इंटरनल सोलर। ठीक, अब इसकी डार्कनेस थी, उसकी लाइटनेस थी, तो ये दो तो छोड़ दीजिए। अब बचे हमारे 6 बचे, 6 को हमको, 6 हमारी 6 एनर्जी है। कौन एनर्जी, वही वाली एनर्जी याद करिए। नीचे की एनर्जी से शुरू करिए। नीचे सबसे पहले क्या है, शीतलता, जल, शीतलता जल है, याद करिए, सबसे नीचे जल है, ऐसे समझ लीजिए। शीतलता के ऊपर जब आया तो कंकड़ पत्थर आए, शुष्कता, कंकड़ पत्थर शुष्क वाले हैं। फिर आर्द्रता, उसमें जमीन में, जो पानी में कुछ क्या है, कुछ मिट्टी उट्टी मिली हुई है, तो वो आर्द्रता हो गई। और फिर यहां तक तो ठीक है, यहां तो जल खत्म हुआ, कमल पुष्प की तुलना करिए। अब फिर ऊर्जा के बाद फिर आई वायु, तुरंत जल के ऊपर वायु आ गई, वायु के बाद उष्मा आ गई, उष्मा के बाद प्रवर उष्मा आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। इसको याद करने का तरीका बहुत सरल है, जैसे इससे आप करेंगे वैसे ही आपको तुरंत याद हो जाएगा, बस यही कंसेप्ट है। तो ये उन्होंने, अब ये आप और पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, वो इन है, यांग है, वो सब अपना वही है, रोटेशन ऑफ चक्र के हिसाब से है, कोई यांग चक्र है, कोई बैक से वो है। अब देखिएगा, इसको जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा कैसे यूं बह रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज, उधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज आएगी, इधर देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज आएगी। यही इसीलिए जो आपका शरीर के सामने के भाग से क्लॉकवाइज दिख रहा है, वही एंटी क्लॉकवाइज वहां से दिखेगा, पीछे से देखेंगे तो। फिर बाहरी चक्र की बात करिए। अब इन्होंने कहा, ये बाहरी चक्रों को उन्होंने कहा ये कहां पर है, ये 3 एक्सिस है हमारे पास। उन 3 एक्सिस को याद रखिएगा, एक वर्टिकल,
एक है हॉरिजॉन्टल और एक है हमारा जो हमारी मोटाई है उसमें भी तो है आगे पीछे सजाइटल, ठीक है। एक एक हमारा यू हॉरिजॉन्टल हुआ और हम लोगों ने तीन वहां पर, इसीलिए हम लोगों ने कहा था ना तीन हम लोगों ने बांटा हुआ है। तो वो तो तीन एक्सिस है, तो एक है वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक सजाइटल। तो ये तीनों पर अवस्थित माने गए हैं। तो इनका प्लेक्सस या गैंग्लियन, प्लेक्सस प्लेक्सस मानिए, गैंग्लियन तो उतना नहीं है, गैंग्लियन में भी होगा लेकिन प्लेक्सस में अधिक होगा, ठीक है। तो ये प्लेक्सस में है। अब तो इन्होंने कहा कि कैसे ये, और तो अब ये पढ़ने का है कोई वो नहीं है, मेन क्या है कि मेन कैसे हम लोग इसको, वही वाला नीचे नीचे क्या है, नीचे वही वो याद रखिएगा, कमल पुष्प। जल के पहले क्या क्या चीज, जो जल की सतह की पहले क्या क्या चीजें हैं, पहले नीचे जल है, जल के ऊपर कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर के ऊपर उसमें आर्द्रता है, आर्द्रता माने जिसमें मिट्टी धूल मिट्टी, कंकड़ मिले हो, तो वो हो गए तीन चीजें। ऊपर वायु है, फिर ऊष्मा है, फिर प्रबल ऊष्मा है, और ऊपर प्रकाश ऊर्जा है। तो दो प्रकाश ऊर्जा ऊपर और अंधकार ऊर्जा नीचे छोड़ दीजिए। बीच में शीतलता, शीतलता के बाद शुष्कता, फिर आपका आर्द्रता, आर्द्रता के ऊपर फिर वायु ऊर्जा, वायु के बाद ऊष्मा, ऊष्मा के बाद प्रबल ऊष्मा। ये कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट में, ये तो कंसेप्ट हमारा उसमें आया था। अब हम जो वायु चक्रों की बात कर रहे हैं, तो वायु चक्रों में इन्होंने कहा ब्रह्मांड में बाहरी है। तो अब ब्रह्मांड को इन्होंने वो आपने शरीर की तुलना प्रिज्म की तरह किया। प्रिज्म के भाई देखिए, ऊर्जा ऊपर से आती तो नीचे से निकल जाती है, नीचे से आगे ऊपर निकल जाती है, बाएं से आएगी दाएं निकल जाएगी, इधर आगे से आएगी पीछे निकल जाएगी। ऊर्जा का प्रवाह किसी भी दिशा में होता है, नॉट ओनली हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, एनी मल्टी डायरेक्शनल ऊर्जा होती है। ऊर्जा निरंतर प्रवाहमान है, हर दिशा में है। इसीलिए चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइनीज मेरिडियन केवल सिंगुलर एक ही तरह के ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से ऊपर, ये वो कर ना, ये तो यूं घूमते हैं ताकि वो सब जगह चले जाए उनकी ऊर्जा। अब देखिए प्रिज्म की तरह मानिएगा, 8 ऊर्जा हमारे पास है। याद करने का तरीका, 8 ऊर्जा आपके पास है, बोलिए। जी सर। ठीक, अब देखिएगा, Yes, sir. बस इसी को समझ लीजिए, बहुत बढ़िया। हम 8 ऊर्जा है, तो 2 ऊर्जा हम लोगों ने कहा था क्या करिए, पहला एक ऊर्जा तो छोड़ दीजिए। एक नंबर कौन सा है, सहस्त्रार ऊपर वाला। नीचे वाला 8 नंबर कौन है, वो वाला अंधकार ऊर्जा। तो 1 नंबर और 8 नंबर अंधकार और प्रकाश है। क्लियर। अब बची 6 ऊर्जा। 6 ऊर्जा को हमको प्लॉटिंग करनी है, कैसे प्लॉट होगा। तो हमारी 2 ऊर्जा हमारी कौन सी है, सहस्त्रार के बाद कौन सी बताइए। सर हॉटनेस सर। हाँ, जो हॉटनेस वाली है, तो हॉटनेस ऊर्जा ऊपर 2 पे आ गई, तो हॉटनेस ऊर्जा ऊपर 2 पे आ गई, और 7 पे हमारी कौन सी आ गई, 7 अंधकार के बाद शीतलता ऊर्जा आ गई, शीतलता आ गई। ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको 6 को प्लॉटिंग करना है कैसे। ऊपर से सबसे पहले देखिए, ऊपर से हॉटनेस के बाद हॉट आया। अच्छा, अगर हम लोग यांग की बात करें, हॉट माने यांग, हॉटनेस माने यांग, जी सर, और वायु माने यांग। जो ऊपर हम लोग कह रहे हैं वही तो यांग है। जी सर। इसके ऊपर वायु ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है, और प्रबल ऊष्मा है। प्रबल ऊष्मा। तो तीनों हमारी कहाँ रहेंगी, यांग साइड में रहेंगी, और नीचे की तीनों कहाँ रहेंगी, इन साइड में रहेंगी। नहीं, जी सर। जी सर। नीचे वाली कौन है, शीतलता, शीतलता के बाद शुष्कता, शुष्कता के बाद आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो 3 ऊर्जा नीचे, 3 ऊर्जा ऊपर। अब कैसे हम बंटवारा कर रहे हैं, देखिए कैसे, देखिएगा। ऊपर से आया तो यांग ऊर्जा, लेफ्ट यांग है कि इन है, यांग। तो ऊपर से आई हॉटनेस, तो हॉट आना चाहिए लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में। लेफ्ट में। ऊपर से आई तो लेफ्ट में आएगी। क्लियर। हॉट है ना, तो लेफ्ट में जी आएगी। सर। प्रबल वो मतलब यांग है। अब हॉट के बाद विंड आई ऊर्जा, तो विंड कहाँ जानी चाहिए,
इन यांग में कि इन में? यांग में जाना चाहिए। तो Yang यांग में। हमारा जी। कहाँ है? यांग पीछे है, पीछे। जी सर पीछे है। यांग पीछे है। अब हमको आना है, 3 हमको और प्लॉटिंग करनी है। तो जब ऊपर से पीछे से आ गई तो पीछे से आगे आएगी तभी तो इन बनेगी। तीनों यांग हो गई, ये वाली ऊर्जा हो गई, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया और 4 नंबर हो गया। ऊपर के 3 नंबर देखिए, ये सहस्त्रार चक्र नंबर 1 है, शीर्ष चक्र माने टॉप वाली, इसको टॉप वाला बोला है, टॉप और लेफ्ट, ठीक है। और हम बैक, 3 तो हमने बता दिया। हमने टॉप बताया प्रवर ऊष्मा, फिर हमने कहा कि लेफ्ट वाली ऊर्जा ऊष्मा, और फिर हमने कहा वायु पीछे बैक में। अब हमारे पास आया आर्द्रता की शुष्कता शीतलता का, तो हम तुरंत आ गए। अब हम क्या हुआ, अब ये इसमें देखिए, इसमें अब जब पीछे से आए तो आगे में आए, तो आगे में कौन सी ऊर्जा हुई हमारी? इन ऊर्जा, आर्द्रता, आर्द्रता। आर्द्रता आ गई। हाँ, इन ऊर्जा आगे इन है तो यहाँ आर्द्रता आ गई। अब आर्द्रता के बाद हम लोग राइट पे चले गए, राइट माने इन, तो आर्द्रता के बाद हम लोग चले गए शुष्कता में, ड्राइनेस, और नीचे आ गए हम लोग शीतलता पर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोफेसर पार्कजीवो का। इस आधार पर उन्होंने कहा, तो जब हम बात करते हैं तो जब कोई पूछता है तो क्या भाई, तो सहस्त्रार चक्र टॉप पर है, शीर्ष प्रवर ऊष्मा टॉप पर है, नंबर 2 पर है, वाम चक्र लेफ्ट में है, और इसको लेफ्ट राइट बोले, लेफ्ट और बैक और फ्रंट, लेफ्ट और बैक, पीछे आ गया यांग और फ्रंट आ गया जो है आपका इन में, राइट आ गया इन में और बॉटम आ गया इन में। तो तीन ऊर्जा हमारी बॉटम की और 3 ऊर्जा हमारी टॉप की। तो इस तरह ये जो चैप्टर है ये आपको कंसेप्ट के रूप में है, ये सब कंसेप्ट के रूप में है। तो हम लोग खेमका सर को याद कर रहे हैं और उनकी ऊर्जा को हम लोग ग्रहण करेंगे और ऊर्जा को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ऊर्जा को हमेशा सतत प्रवाहमान होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और जितना अगर उसका स्पंदन अधिक होगा, यानी जितना ट्रांसफर अधिक करेंगे, जितने फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे आप, जितना ज्ञान आप बांटेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये हम लोगों ने अभी देखा ऊर्जा के माध्यम से कि जितना भी स्पंदन है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, उन्हीं के आधार पर उसकी ऊर्जा की क्षमता तय होती है, उसी चक्र की क्षमता तय होती है, चक्र की पावर तय होती है। तो हम अपनी पावर को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम चक्रों से सीखें, उनसे उदाहरण लें। जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, जैसे उसका स्पंदन बढ़ता है अपने स्पंदन बढ़ाएं, और जैसे वो सबको लगातार प्रवहमान होते हुए सबको ऊर्जा देते हैं वैसे आप भी सबको ऊर्जा दें। यही खेमका सर का सपना था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम लेते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।